बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी आंखों से कोई चीज देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी कही हुई बात पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता कोर्ट में, जितना कि अगर आप सबूत पेश करें तो असर पड़ता है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि अगर उनके पास पत्नी के विरुद्ध सबूत नहीं है लेकिन पूरा यकीन है उनको, तो अब उन सबूतों को कहां से कैसे इकट्ठा किया जाए। इसी तरह के बहुत सारे सवाल मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे बहुत सारे जानने वाले बार बार ये पूछते रहते हैं कि उनको पूरा यकीन है, उन्होंने देखा भी है, महसूस भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ में कोई भी सबूत नहीं है। तो इन सबूतों को कहां से एकत्रित किया जा सकता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मान लीजिए कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का केस दायर करने जा रहे हैं। अब अगर आप तलाक का केस दायर करते हैं तो सबसे पहले आप ग्राउंड्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जिन पर कि आप अपनी पत्नी से तलाक कोर्ट में मांग सकते हैं। अगर ग्राउंड्स की बात करें तो मेडिकल ग्राउंड्स हो सकते हैं कि आपकी पत्नी को ऐसी कोई लाइलाज बीमारी है जिसको उन्होंने छिपाया था, या उनका जो एजुकेशन है वो उन्होंने छुपा करके झूठ बोल करके आपसे शादी की थी, या आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, वो बहुत सारे लोगों के साथ फोन पर संपर्क साधे हुए है, आप उनको बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन आपके मना करने के बावजूद भी वो उन गलत आदतों को नहीं छोड़ रही है, वो लोगों के साथ फोन पर लिप्त रहना नहीं छोड़ रही है। आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस यानी कि खर्चे का केस दायर कर दिया है। खर्चे के केस से बचने के लिए आपके पास जो पहला ग्राउंड होता है वो ये होता है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है जो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आपकी पत्नी किसी अन्य परपुरुष के साथ संबंधों में है तो भी आप खर्चा देने से उसको बच सकते हैं। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी रूलिंग्स हैं। लेकिन इन सबूतों को किस तरह से इकट्ठा किया जाए और कोर्ट को कैसे बताया जाए कि आपकी पत्नी एडल्ट्रस नेचर की है। और इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि ये सबूत कब लगाए जा सकते हैं, कब मांगे जा सकते हैं। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस समय पर मांग सकते हैं, या फैसला होने के बाद मांग सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप कैसे कब मांग सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है जिसकी वजह से आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। आप डॉक्टर को गवाह के रूप में कोर्ट में बुला सकते हैं, इंचार्ज साहब को बुला सकते हैं उस हॉस्पिटल के, या उसके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री है तो आप वहां के हेड, डीन इत्यादि को भी बुला सकते हो। लेकिन ये होगा कैसे, किस तरह से आप ये मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को एज एन एविडेंस आप प्रूव कर पाएंगे जब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आपके पास कोर्ट ने ही ये सुविधा दी हुई है, कोर्ट ही आपको अधिकार देता है, कानून ही आपको अधिकार देता है। आप सेक्शन 91 CRPC के तहत उस डॉक्टर, उस इंचार्ज, उस डीन, उस हेड या किसी भी ऐसी संस्था के हेड को या किसी भी अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन को सेक्शन 91 CRPC के तहत एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा करके उनको सम्मन करवा सकते हैं, और सम्मन करवाने के बाद वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में उपस्थित हो जाएगा। जी हाँ, सेक्शन 91 इज अ सप्लीमेंट्री पावर।
आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक ऐसा ही फैसला आया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस उमेश तिवारी जी का, जिसका एक लैंडमार्क जजमेंट 21/1/2022 को पारित हुई है। इस केस के अंतर्गत जब निचली कोर्ट ने सेक्शन 91 सीआरपीसी की पर ये ऑर्डर कर दिया और कुछ डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में मंगा लिया, तो इसकी अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में की गई थी और वहां पर भी सबसे ज्यादा एम्फेसिस इसी बात पर हुआ कि सेक्शन 91 का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 91 का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है टू डिस्कवर द ट्रुथ, यानी कि सच्चाई को उजागर करना, टू रेंडर जस्टिस यानी कि न्याय देना, एंड टू प्रिवेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस यानी कि जस्टिस कहीं पर भी फेल ना हो, उस चीज को बचाने के लिए ही सेक्शन 91 सीआरपीसी का मेन मकसद है। यहाँ ये भी प्रश्न उठा था कि ये जो सेक्शन 91 की जो एप्लीकेशन है, इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगाया जाए, इंक्वायरी के दौरान लगाया जाए, ट्रायल के दौरान लगाया जाए, या जिस समय पर और भी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो कब लगाया जाए, और क्या कोर्ट भी सू मोटो इसमें एक्शन ले सकती है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत विस्तार से बताया, बहुत क्लियरली कहा कि आप सेक्शन 91 की जो एप्लीकेशन है उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी लगा सकते हैं, आप उसको इंक्वायरी के दौरान भी लगा सकते हैं, ट्रायल के दौरान भी लगा सकते हैं, या कोई और प्रोसीडिंग्स हो उसके दौरान भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो अपील एमपी हाई कोर्ट के सामने की गई थी वो इसी बिना पर की गई थी कि ये स्टेज नहीं है सेक्शन 91 सीआरपीसी की दरखास्त लगाने के लिए। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि अगर किसी केस में पार्टी सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत अगर एप्लीकेशन लगा करके किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ना बुलाए, या एविडेंसेस को बुलाने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट्स को समन करवा के ना बुलाए, तो भी कोर्ट सू मोटो एक्शन के जरिए ऐसा कर सकती है। और इसको इन्वोक करने के लिए कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हो, ये सभी के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन दायर करके डॉक्यूमेंट्स को एज एन एविडेंस कोर्ट में मंगा सकते हैं। इस केस में लोअर कोर्ट के अंदर पति के द्वारा पत्नी के खिलाफ एक सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन दायर की गई थी और उस पूरे टेलीफोनिक रिकॉर्ड को सम्मन किया गया था, जो कि ये दर्शाता है कि वो कितनी बार किनके साथ बातचीत कर रही है। और लोअर कोर्ट ने उमेश तिवारी जी की इस एप्लीकेशन में सम्मन करके टेलीफोनिक डिपार्टमेंट को बुलवा लिया था और इसी के खिलाफ अपील करते हुए पत्नी की तरफ से ये दलील दी गई थी कि ये उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन है, ये चीजें कोर्ट में सबके सामने नहीं आनी चाहिए। और यहीं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली ये कहा कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है और सेक्शन 91 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो कहीं पर भी किसी एक व्यक्ति के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो अक्यूज हो, चाहे पुलिस ऑफिशियल्स हो, यानी कि कोई भी स्टेक होल्डर ही क्यों ना हो। आशा करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो के द्वारा ये पता चल गया होगा कि बहुत बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी आंखों से कोई चीज देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी कही हुई बात पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता कोर्ट में, जितना कि अगर आप सबूत पेश करें तो असर पड़ता है। और इन्हीं सभी एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए आप सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन लगा करके सम्मन करके उन रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स को उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में बुलाने के लिए सम्मन कर सकते हो, जिनको बाद में आप एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो अपने केस में, अपने उन एलिगेशंस को या उन ग्राउंड्स को साबित करने के लिए।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।